तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। और अपने लास्ट टॉपिक उसमें पढ़ लिया था चयन नियम, सिलेक्शन रूल अपन ने पढ़ लिए थे। वहाँ पे 2 सिलेक्शन रूल अपन ने पढ़े थे। एक मिनट तो 1 मिनट होल्ड करना भाई जरा सा। तो अपन ने 2 सिलेक्शन रूल वहाँ पे पढ़े थे। पहला सिलेक्शन रूल अपने पढ़ा था लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, जो क्या कहता था, डेल्टा एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस अगर होती है तो वो ट्रांजिशन कैसे होंगे, अलाउड होंगे। और दूसरा सिलेक्शन रूल कौन सा था? दूसरा सिलेक्शन रूल था अपना सिमेट्री सिलेक्शन रूल। कौन सा था? सिमेट्री सिलेक्शन रूल। ठीक है, वो क्या कहता था, जीरेड टू जीरेड क्या होते हैं, फॉरबिडन होते हैं। जीरेड टू अनजीरेड क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। फिर हमने जीरेड और अनजीरेड पढ़ लिया था। जीरेड का मतलब जिनमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और अनजीरेड का मतलब जिनमें सिमेट्री एब्सेंट होती है। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बॉर्न ओपेनहिमर अप्रोक्सीमेशन। बॉर्न ओपेनहिमर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बॉर्न ओपेनहिमर सन्निकटन। ये 2 साइंटिस्ट थे, एक मैक्स बॉर्न और एक ओपेनहिमर। ठीक है, इन दोनों ने अप्रोक्स कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, जो अप्रोक्स कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशन के अप्रोक्सीमेट थे, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थे। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है अप्रोक्सीमेशन। तो अब अपन हेडिंग क्या होगी, हेडिंग क्या हो गया, बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। ठीक भाई, बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको बॉर्न ओपेनहीमर सन्निकटन। ठीक भाई, ये क्या बोलता है, जो कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी, उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी, इनके सम के इक्वल होती है। क्या कहा उन्होंने, जो आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी होती है, वो किसके इक्वल होती है, ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई ट्रांसलेशनल। ठीक भाई, ये कहता है आपका कौन, ये कहता है आपका बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। फिर वो ये कहता है कि जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है, इसलिए अपन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन क्या है वो देख लो आप। ये इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ई वाइब्रेशनल का मतलब क्या है, पढ़ लिया अपन ने, वाइब्रेशनल एनर्जी। ई रोटेशनल का मतलब क्या है, रोटेशनल एनर्जी। और ई ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल एनर्जी। जो ई ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है। अभी ये कह सकते हो कि जो आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल जो एनर्जी है वो अनक्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है, अनक्वांटाइज्ड। कैसे होती है वो, अनक्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, अक्वांटीकृत। ठीक है, कैसे होती है, अनक्वांटाइज्ड। ठीक है,
सो इट इज नेग्लेक्टेड। सो क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगी नेग्लेक्टेड, दैट मीन्स आप ये लिख सकते हो जो ई ट्रांसलेशनल होती है वो क्या होगी आपकी 0। तो ई टोटल क्या हो जाएगी आपकी ए इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल, इसके इक्वल आपकी हो जाएगी कौन सी, टोटल एनर्जी आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। यही क्या आपका बॉर्न ओपन हीमर एप्रोक्सीमेशन, यही क्या आपका बॉर्न ओपन हीमर एप्रोक्सीमेशन। फिर उसके बाद में अपन इसको और ज़्यादा देखेंगे इसमें एप्रोक्सीमेशन क्यों यूज होता है, ठीक है, वो और अपने इसमें देखेंगे। तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखो, बाद में लिखना है इसको, लिखना इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अणु की कुल ऊर्जा, इस सिद्धांत के अनुसार अणु की कुल ऊर्जा उसकी समस्त प्रकार की ऊर्जाओं, इस सिद्धांत के अनुसार अणु की कुल ऊर्जा उसकी समस्त प्रकार की ऊर्जाओं, ब्रैकेट में लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कंपन घूर्णन तथा स्थानांतरण मतलब ट्रांसलेशनल, ठीक है, स्थानांतरण ब्रैकेट बंद, समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। अर्थात ये छाप लो, ये आप छाप लो, अर्थात ई टोटल इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशन प्लस ई रोटेशन प्लस ई ट्रांसलेशनल, ठीक है। फिर नीचे नोट डाल के किसी चीज़ लिख लेना कि जो स्थानांतरण ऊर्जा होती है वो अक्वांटीकृत होती है, कैसे होती है, नॉन क्वांटाइज्ड, अनक्वांटाइज्ड होती है, ठीक है, अनक्वांटाइज्ड होती है, अनक्वांटाइज्ड होती है, ठीक है, इसलिए इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अपने नेगलेक्ट कर दिया तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी इसके इक्वल। अब यहाँ पे ये भी लिख लेना कि कौन क्या है, कौन क्या है, ये भी आप लिख लेना, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन लिखना, इन ऊर्जाओं का घटता हुआ क्रम, इन ऊर्जाओं का घटता हुआ क्रम, बोलो क्या होता है, सबसे बड़ी कौन होती है, अपने पढ़ लिया था जब अपने जेबलोन्स का डायग्राम पढ़ा था, ठीक है, फोटो केमिस्ट्री में तब पढ़ लिया था। ई इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट, तो ई इलेक्ट्रॉनिक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किससे, ई वाइब्रेशनल से, वो ज़्यादा होती है ई रोटेशनल से, और वो बहुत ज़्यादा होती है किससे, ई ट्रांसलेशनल से। इन ऊर्जाओं का घटता हुआ क्रम ये आप लिख लोगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन लिखना, ये ऊर्जाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, ये ऊर्जाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, आगे लिखो, ये ऊर्जाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि कोई एक अणु बनता है, अणु मॉलिक्यूल बनता है, वो कहाँ से बनता है, दो या दो से अधिक एटम्स अगर पास में आते हैं तो वो कंबाइन करेंगे तो किसका निर्माण होगा, मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। देखो कैसे, आपके पास ये कोई एक एटम है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली ये कोई एक एटम है उसमें एक है इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है एटम, ये भी क्या है एटम। जब ये पास पास आएंगे तो किसका निर्माण करेंगे, मॉलिक्यूल का। तो अगर ये पास पास आएंगे, ध्यान रखना, अगर ये पास पास आएंगे तो क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन, और इनके न्यूक्लियस में भी क्या होगा, रिपल्सन, सही है क्या। तो फिर मुझे बताओ मॉलिक्यूल कैसे बन जाते हैं, जब एटम्स पास पास आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा और उनके न्यूक्लियस में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो जब दो एटम, दो परमाणु पास आएंगे तो उनमें रिपल्सन होगा,
और रिपल्सन होगा तो फिर अणु कैसे बन सकता है? फिर अणु कैसे बन सकता है? बन सकता है क्या? बोलो, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो देखो यहाँ पे एक फैक्टर और यूज होता है। हमने इस प्रतिकर्षण को देख लिया, रिपल्सन को देख लिया, लेकिन हमने अट्रैक्शन को नहीं देखा। देखो पहले एटम का इलेक्ट्रॉन और सेकंड एटम का न्यूक्लियस, क्या हो रहा है यहाँ पे? अट्रैक्शन। दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस, क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। ठीक है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है जो अट्रैक्शन होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन से। जो रिपल्सन हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड से अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ये एटम्स पास हो जाते हैं और मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। ध्यान रखना, अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए किससे? रिपल्सन के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इस फोटो के बारे में अपन लिखने वाले हैं। ठीक है, लिखो। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन व नाभिक जिनमें इलेक्ट्रॉन व नाभिक प्रतिकर्षण की तुलना में इलेक्ट्रॉन नाभिक व नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण अधिक होने पर वे स्थायी होते हैं। अब आप ये फोटो बना लेना, ठीक है ना? आप ये फोटो बना लेना। ये तो आपका क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लिखना आगे, लिखना। एक अणु के लिए हैमिल्टोनियन संकारक निम्न है। एक अणु के लिए हैमिल्टोनियन संकारक निम्न है। अब एक जिनको नहीं पता ना, वो साइड में लिख लेना कि जो हैमिल्टोनियन संकारक होता है ना, हैमिल्टोनियन संकारक, ये क्वांटम में पढ़ते हैं भाई, ध्यान रखना। हैमिल्टोनियन संकारक H कैप से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यह कुल ऊर्जा का संकारक होता है, यह कुल ऊर्जा का संकारक होता है, ध्यान रखना। यह कुल ऊर्जा का संकारक होता है। दैट मीन्स H कैप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ना, संकारक को ऑपरेटर बोलते हैं। जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो H कैप होता है, किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर के इक्वल होता है। मतलब इसको टोटल एनर्जी का ऑपरेटर भी बोलते हैं। जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसको क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी का ऑपरेटर भी। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं? इन सब के बारे में ऑपरेटर लिखेंगे। हैमिल्टोनियन न्यूक्लियस का भी लिखेंगे, न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी का भी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का भी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी लिखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इनकी अट्रैक्शन और रिपल्सन एनर्जी का भी अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे हैमिल्टोनियन लिखने वाले हैं। तो लिखते जाओ मेरे साथ साथ। देखो, ये तो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, वी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। वी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, प्लस वी एन ई प्लस वी ई ई। ये हो गया आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। किसके लिए? इस वाले डायग्राम के लिए। ये क्या होगा आपका? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑफ न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑपरेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर ऑफ न्यूक्लियस रिपल्सन।
NN का मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन। ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर फॉर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर फॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, लिख लो यहाँ पे कौन क्या है, लिख लो यहाँ पे कौन क्या है। यहाँ Kn व Ke क्रमशः, यहाँ Kn व Ke क्रमशः नाभिक व इलेक्ट्रॉन के गतिज संकारक हैं। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के गतिज संकारक हैं, क्रमशः नाभिक व इलेक्ट्रॉन के गतिज संकारक काइनेटिक ऑपरेटर हैं। ठीक है, गति संकारक हैं। तथा Vnn व Vee क्रमशः नाभिक नाभिक व इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की, नाभिक नाभिक व इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा संकारक हैं। नाभिक नाभिक व इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा संकारक, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर स्थितिज ऊर्जा संकारक हैं। ठीक है, तथा VNE ठीक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन VNE नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण, नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण का स्थितिज ऊर्जा संकारक है। नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण का स्थितिज ऊर्जा संकारक है। ठीक है, इतना लिख लिया। फिर हम इसमें कुछ मॉडिफाई करने वाले हैं। हम देखो क्या करने वाले हैं, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है इसको 0 मानेंगे। क्यों मानेंगे, सुनो, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है, दोनों में से भारी कौन सा है, दोनों में से भारी कौन सा है, न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में से भारी कौन सा है, न्यूक्लियस भारी है। ठीक है, अब दोनों की काइनेटिक मोशन की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, तो दोनों में से कौन तेजी से चलेगा। अरे न्यूक्लियस की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चलेगा और इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन न्यूक्लियस बहुत धीरे चलेगा। ठीक है, तो इस वजह से न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्ट अपन मान लेते हैं कि भारी होने के कारण वो धीरे चलता है, इसके वजह से उसका जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा वो क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखना, आप एरो लगा के लिखो, लिखना आणविक श्रोडिंगर समीकरण, आणविक श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, H साइन बराबर A साइन। लिखना आणविक श्रोडिंगर समीकरण आणविक श्रोडिंगर समीकरण, ये क्वांटम में पढ़ रखा आपने। ठीक है ना, आणविक श्रोडिंगर समीकरण H साइन बराबर E साइन। ठीक है, आणविक श्रोडिंगर समीकरण H साइन बराबर E साइन, ये क्या होती है, छोटे मॉलिक्यूल के ऊपर तो लागू होती है लेकिन बड़े मॉलिक्यूल के ऊपर लागू नहीं होती है। तो आप कंटिन्यू करना, आणविक श्रोडिंगर समीकरण H साइन बराबर E साइन छोटे अणुओं पर लागू नहीं होती है, आणविक श्रोडिंगर समीकरण H साइन बराबर E साइन छोटे अणुओं पर लागू नहीं होती है, छोटे अणुओं पर लागू नहीं होती है। इसलिए मैक्स बॉर्न व रॉबर्ट ओपेनहाइमर, मैक्स बॉर्न व रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, मैक्स बॉर्न व रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1927 में मैक्स बॉर्न व रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1927 में इसके लिए कुछ अनुमान दिए, कुछ अप्रोक्सीमेशन दिए। ठीक है, देखो क्या कहा कि जो आणविक श्रोडिंगर समीकरण होती है H साइन बराबर E साइन, ये छोटे अणुओं के ऊपर लागू नहीं होती है। तो इसके लिए जो मैक्स बॉर्न और जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे उन्होंने 1927 में कुछ अप्रोक्सीमेशन दिए, कुछ सन्निकटन दिए, कुछ अनुमान दिए। ठीक है, तो उन अनुमानों के आधार पे हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम छोटे अणुओं के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था ना कि जो बड़े अणु होंगे उनमें न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो वाले से कुछ अनुमान उन्होंने दिए। ठीक है, लिखना, उन्होंने कुछ अनुमान दिए जो काफ़ी हद तक सही परिणामों के निकट थे, कुछ अनुमान दिए जो काफ़ी हद तक सही परिणामों के निकट थे। ठीक है भाई, कुछ परिणाम दिए जो काफ़ी हद तक सही परिणामों के निकट थे।
आगे लिखना, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक की गति को, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक की गति को, इलेक्ट्रॉन व नाभिक की गति को अलग अलग उपचारित किया जाए तो, इलेक्ट्रॉन व नाभिक की गति को अलग अलग उपचारित किया जाए तो, अलग अलग उपचारित किया जाए तो, उपचारित किया जाए तो काफ़ी हद तक सही अनुमान निकाले जा सकते हैं, काफ़ी हद तक सही अनुमान निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, अगली लाइन से लिखना, इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक का द्रव्यमान काफ़ी अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक का द्रव्यमान काफ़ी अधिक होता है, अतः इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में, अतः इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में नाभिक की गति नगण्य होती है, इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में नाभिक की गति नगण्य होती है, नगण्य होती है, न के बराबर होती है। ठीक है, अतः नाभिक को लगभग स्थिर मानने पर, अतः नाभिक को लगभग स्थिर मानने पर इसका गतिज ऊर्जा संकारक, इसका गतिज ऊर्जा संकारक नगण्य मान सकते हैं, इसका गतिज ऊर्जा संकारक नगण्य मान सकते हैं। अर्थात Kn इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो हो जाएगा Ke ठीक है भाई, उतार लो आप इसको, आप इसको उतार लो। ठीक है, वेरी गुड। अब इस हैमिल्टोनियन संकारक को, अब इस हैमिल्टोनियन संकारक को, अब इस हैमिल्टोनियन संकारक को आणविक श्रोडिंगर समीकरण, अब इस हैमिल्टोनियन संकारक को आणविक श्रोडिंगर समीकरण H इज इक्वल टू E के बराबर मान सकते हैं। अब इस हैमिल्टोनियन संकारक को आणविक श्रोडिंगर समीकरण H इज इक्वल टू E के बराबर मान सकते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, बॉर्न ओपेनहीमर उपचार से यह प्रदर्शित होता है कि, बॉर्न ओपेनहीमर उपचार से यह प्रदर्शित होता है कि, बॉर्न ओपेनहीमर उपचार से यह प्रदर्शित होता है कि पूर्ण आणविक तरंग फलन साई का मान, पूर्ण आणविक तरंग फलन साई का मान, पूर्ण आणविक तरंग फलन साई, ये वाला साई, पूर्ण आणविक तरंग फलन साई का मान, पूर्ण आणविक तरंग फलन साई का मान इलेक्ट्रॉनिक व नाभिकीय तरंग फलनों के गुणा के, इलेक्ट्रॉनिक व नाभिकीय तरंग फलनों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तरंग फलन का मान इलेक्ट्रॉनिक व नाभिकीय तरंग फलनों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात साई ई डॉट साई एन, ये इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है, ये नाभिक का तरंग फलन है। ठीक है, तो मैंने लिखा पूर्ण आणविक तरंग फलन साई का मान इलेक्ट्रॉनिक तथा नाभिकीय तरंग फलनों के गुणा के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब ये लिख लो। नेक्स्ट लाइन लिखना, यह अनुमान छोटे परमाणु युक्त अणुओं पर तो एकदम सही नहीं बैठता, एकदम सही बैठता है। यह अनुमान छोटे परमाणु युक्त अणुओं पर तो एकदम सही बैठता है। यह अनुमान छोटे परमाणु युक्त अणुओं पर तो
एकदम सही बैठता है, लेकिन उच्च परमाणु क्रमांक वाले परमाणु युक्त अणुओं पर सही नहीं बैठता है। ठीक है, ये आपका बॉन्ड ओपन हीमर अप्रोक्सीमेशन खत्म होता है। आ गया समझ में? वेरी गुड। ठीक है, ये थोड़ा क्वांटम का पोर्शन आ गया यहाँ पे बीच में, तो आप उसको याद रख लोगे। अब हेडिंग डालोगे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सब है ना भाई, ध्यान से समझना, थ्योरी को छोड़ो, इसको केवल ध्यान से समझ लो आप। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट में लिखता हूँ, स्वतंत्रता की कोटि। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, देखो डेफिनेशन तो पहले क्या होती है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो इस स्पेस में किस टाइप से, कितने टाइप से अरेंज हो सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल अंतरिक्ष में, इस स्पेस में कितने टाइप से अपने आप को अरेंज कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। समझ में आ गया? कोई भी मॉलिक्यूल इस स्पेस में अपने आप को कितने टाइप से अरेंज कर सकता है, उसकी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। आया समझ में? वेरी गुड। डेफिनेशन लिख लो एक बार आप, डेफिनेशन आप इसकी लिख लो। त्रिविमीय आकाश में अणु कितने प्रकार से गति करने के लिए स्वतंत्र है? त्रिविमीय आकाश में अणु कितने प्रकार से गति करने के लिए स्वतंत्र है? इसे स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। इसे स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। आगे समझ में? अब समझ लो, फिर बाकी और भी जो इसकी जो थ्योरी होगी बाद में मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, समझ लो। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, इसकी वैल्यू होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3n। कितनी होती है? 3n होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? इसका फॉर्मूला देखो भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू होता है 3n इज इक्वल टू होता है Tm प्लस Rm प्लस का Vm। ये फॉर्मूला याद रखोगे आप। 3n इज इक्वल टू Tm प्लस Rm प्लस Vm। जो n है, ये वाला जो n है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? जैसे मान लो CH4 मॉलिक्यूल है, क्या है? CH4 मॉलिक्यूल है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? इसमें 5 होंगे। आ गया? 3n मतलब n का मतलब समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, Tm का मतलब होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ऑलवेज 3 होती है, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ऑलवेज 3 होती है, ध्यान रखना आप अच्छे से इसको। जो आपका ट्रांसलेशनल मोशन होता है, उसकी वैल्यू ऑलवेज ही आपको कितनी रखनी है? 3 रखनी है। आंख बंद करके 3 रख देना। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना, वो तो ट्रांसलेशनल मोशन तो करेगा ही करेगा, मतलब वो तीनों डायरेक्शन में, x, y, z तीनों डायरेक्शन में स्पेस में ट्रांसलेशनल मोशन तो वो करेगा ही करेगा, अपनी x के करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल मोशन तो वो करेगा ही करेगा। तो आप याद रखने ला कि Tm की वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी? 3 आएगी। Rm क्या बोलते हैं उसको? रोटेशनल मोशन। 1 मिनट भाई।
वेट, लाइट चली गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे थे, बीच में थोड़ी लाइट चली गई थी, अब वापस आ गई है। तो टीएम का मतलब आपने देख लिया था, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है। और ऑलवेज इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू ऑलवेज 3 होती है। अब देखते हैं आरएम। आरएम को क्या बोलते हो? रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हो? रोटेशनल मोशन अपने इसको बोलते हैं, ठीक। ध्यान रखना भाई इसकी वैल्यू। तो आरएम होता है फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, याद रखनी है चीज़ें आपको, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल आर एम इज इक्वल टू 2, ये आपको याद रखना है। और फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आर एम की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 3 रखनी है, ठीक है। फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आर एम इज इक्वल टू कितना रखना है? 3 आपको रखना है। तो जैसे यहाँ पे रखोगे, अब आपका जो वाइब्रेशनल मोशन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो भाई, आपके पास फॉर्मूला था 3n इज इक्वल टू टी.एम. प्लस आर.एम. प्लस वी.एम. इसका फॉर्मूला ऑलवेज वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। आर.एम. की वैल्यू फॉर लीनियर मॉलिक्यूल कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? 3n इज इक्वल टू 5 प्लस वी.एम. तो आप वाइब्रेशनल मोशन उसके फॉर्मूला क्या कह सकते हो? 3n माइनस 5। ध्यान रखना भाई, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशनल मोशन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3n माइनस 5। इधर देखो, इधर देखो, वही 3n इज इक्वल टू टी.एम. प्लस आर.एम. प्लस का वी.एम. टी.एम. की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी? 3 रहेगी। आर.एम. की वैल्यू कितनी रहेगी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए? 3। और वी.एम. की वैल्यू अगर फाइंड करोगे आप, क्या आ जाएगा बोलो? वी.एम. इज इक्वल टू आपके पास आएगा 3n माइनस 6, ठीक है। ये आपके पास वी.एम. की वैल्यू आ जाएगी 3n माइनस 6। समझ में आ गया? वी.एम. और लिख लो, वी.एम. क्या है आपका? आपका जो वी.एम. है वो क्या है? वाइब्रेशनल मोशन, कंपन गति, ठीक है। आर.एम. का मतलब रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। वी.एम. का मतलब कंपन गति। और टी.एम. का मतलब स्थानांतरण गति होता है। समझ में आता है, ठीक है। देखो भाई, ये फॉर्मूले बन गए, अब काम खत्म। अब अपने को एग्जांपल्स करने हैं इसके, ठीक है ना। अब अपने को एग्जांपल्स करने हैं, बस ये इतना सा आपको डायग्राम याद रखना है कि आर.एम. की वैल्यू आपको 2 कब लेनी है और 3 कब लेनी है, बस इतना ही याद रखना है। टी.एम. की वैल्यू तो ऑलवेज कितनी रखनी है आपको? टी.एम. की वैल्यू ऑलवेज कितनी रखनी है? 3 रखनी है। आर.एम. की वैल्यू आपको 2 रखनी है। कब? जब मॉलिक्यूल कैसा हो? लीनियर हो। ध्यान रखना, प्लेनर और लीनियर दोनों डिफरेंट होते हैं। प्लेनर और लीनियर क्या होते हैं? डिफरेंट। तो आप इसको हाईलाइट कर लेना चाहिए। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आर.एम. की वैल्यू 2 रखोगे और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आप आर.एम. की वैल्यू कितनी रखोगे? 3 रखोगे, ठीक है। आगे समझ में? अगर ऐसा होता है तो वाइब्रेशनल मोशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3n माइनस 5। यहाँ से जो ये एप्लीकेशन है ना, इनसे क्वेश्चन आगे नेट में पूछे जाते हैं। ये तो जरा सा यूज़ होता है बीच में, हिंट रूप में। बाकी आगे बहुत सारे इससे कैलकुलेशन होती है, बस इसका भी बीच में थोड़ा यूज़ होता है, ठीक है। ध्यान रखना, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो अपन एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स करवाता हूँ आपको मैं। देखो तो कौन सा एग्जाम्पल है? CH4 ले लें, चलो CH4 लिख लेते हैं। बताओ इसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी? CH4 के लिए n की वैल्यू कितनी है? 5 है क्या? 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, ठीक है। तो बताओ 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 5 इज इक्वल टू 15। ये किसकी वैल्यू आ गई? 3n की। मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गई कितनी? 3n आ गई। कुल स्वतंत्रता कोटि कितनी जाएगी? 15 जाएगी। अब उन 15 में से कौन कितना होगा? देखो हमें पता है ट्रांसलेशन मोशन तो कितने होंगे? 3 होंगे। ट्रांसलेशन मोशन तो कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। अब आर.एम. और वी.एम. की बात करते हैं।
एज वी नो 3n इज इक्वल टू Tm प्लस Rm प्लस Vm, ठीक है, क्योंकि Tm इज इक्वल टू 3 एंड Rm इज इक्वल टू 3। Rm के लिए भी यहाँ पे क्या लोगे आप, 3 लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि जो CH4 मॉलिक्यूल होता है ये कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है? नॉन लीनियर, बिकॉज CH4 molecule is non-linear। CH4 molecule is non-linear, समझ में आ गया? अरे CH4 टेट्राहेड्रल होता है, लीनियर थोड़ी होता है, टेट्राहेड्रल होता है। लीनियर तो HCl होता है जिसमें 2 ही एटम होते हैं, ये लीनियर है। कैसे है? लीनियर है। अब समझना लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है अगर आप कोई एक्सिस डालो, इमेजनरी एक्सिस डालो और उस एक्सिस के ऊपर सारे एटम्स उस एक्सिस के ऊपर ही आ जाएं। जैसे आपने एक एक्सिस डाली, मान लो इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, ये HCl है आपका, इधर हाइड्रोजन, इधर कौन है? क्लोरीन। आपने एक एक्सिस डाली इधर से, बीच में से होते हुए, वो इधर से निकल गई, तो हाइड्रोजन भी आ गया और क्लोरीन भी आ गया। जिस एक्सिस पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आ जाते हैं, मतलब जितने भी एटम्स होते हैं, अगर वो सारे एटम्स एक ही एक्सिस पे आ जाते हैं तो उसे आपका क्या होगा, उससे क्या कहोगे आप? लीनियर मॉलिक्यूल कहोगे। क्या कहोगे? लीनियर मॉलिक्यूल कहोगे। अगर सारे एटम्स एक ही एक्सिस पे नहीं आ रहे तो उसे क्या कहोगे आप? नॉन लीनियर कहोगे। वो प्लेनर हो सकता है, अपने को उससे मतलब नहीं है। हम बात किसके कर रहे हैं? लीनियर की बात कर रहे हैं। बेंजीन ध्यान रखना, प्लेनर है, लीनियर नहीं है। बेंजीन क्या है? प्लेनर है, लीनियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, तो लीनियर नहीं होता। कैसा हो गया? नॉन लीनियर हो गया। इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3n की। Rm की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पे। 3n इक्वल टू कितना है आपके पास? 15 आ गया क्या? तो फिर अब वैल्यू रखी आपने 15 इज इक्वल टू 3 + 3 + Vm। बोलो भाई कितना आ गया? 15 - 6 कितना आ गया? 9। देखो 9 तो आपके पास आ गया वाइब्रेशनल मोशन, 3 आपके पास आ गया क्या? ट्रांसलेशनल मोशन, और 3 क्या आ गया आपके पास? रोटेशनल मोशन। टोटल कितने मोशन आने थे? 15 मोशन आने थे। आ गया क्या समझ में? आ गया समझ में? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, दूसरा एग्जाम्पल आप देखो। बेंजीन बता देता हूँ, चलो C6H6 बेंजीन है। ये कौन है? बेंजीन है। बोलो N की वैल्यू बोलो कितनी होगी यहाँ पे? 12। N की वैल्यू कितनी होगी? 12 है। देखो 6 और 6 12, ठीक है। तो बोलो 3n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आनी चाहिए? 12 और 3 = 36। अब ध्यान रखना, आपको जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो कितनी आएगी? 36 आएगी। उसमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन सारी आनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके लिए Tm की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो ऑलवेज कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ट्रांसलेशनल मोशन की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी? 3 रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो बेंजीन क्या है? प्लेनर है, लीनियर नहीं है। बेंजीन एक प्लेनर है, लीनियर नहीं है। तो क्या लिखोगे? Rm इज इक्वल टू 3 बिकॉज बेंजीन इज ए नॉन प्लेनर मोलिक्यूल। ध्यान रखना भाई, नॉन प्लेनर मोलिक्यूल। आया समझ में? वेरी गुड। तो अब कैलकुलेट कर लो। 3n इज इक्वल टू Tm + Rm प्लस का Vm। इसकी वैल्यू 36 इज इक्वल टू 3 + 3 प्लस का Vm। तो Vm इज इक्वल टू हो गया 36 - 6 कितना आ गया? 30। अब देखो 30 तो इसमें क्या आ गए? वाइब्रेशनल मोशन। 30 तो क्या आ गए? वाइब्रेशनल मोशन। 3 क्या आ गए? ट्रांसलेशनल मोशन। और 3 क्या आ गए आपके पास? रोटेशनल मोशन। पता लग गया। टोटल देखो 36 आ गया। 30 + 3 + 3 क्या आ गया? 36 आ गया। बैठा दिमाग में, कर लोगे कैलकुलेट। अब अपन एक इंडेक्स बनाते हैं, उसमें सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल्स अपन लिखते हैं, ठीक है। 5-10 एग्जाम्पल्स अपन लिखते हैं, ठीक है भाई। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3n होगा।
ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अब अपन एग्जाम्पल्स की एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं। देखो भाई, इधर तो आपको लिखना है मॉलिक्यूल, ठीक है, इधर आपको लिखना है एन, इधर आपको लिखना है 3n, यहाँ पे Tm, यहाँ पे Rm, लास्ट में Vm। कर लोगे कैलकुलेट? कर लोगे क्या? बहुत बढ़िया, अगर कर लोगे तो आप ठीक है भाई। देखो एग्जाम्पल्स में लिख देता हूँ, फिर सोल्व में करवा दूंगा आपको, आप भी कर लेना, ठीक है ना। लिखो एग्जाम्पल्स, लिखो आप। को भेज देने तो बाकी और आप कर लोगे, ठीक है ना, बाकी तो और आप कर लोगे। तो आप वीडियो को पॉज करना, ठीक है, मतलब रोक देना, और फिर इसको सोल्व करना। फिर देखो अपन दोबारा से सोल्व करते हैं। बताओ एन की वैल्यू बताओ, यहाँ पे कितनी होगी 1, यहाँ पे कितनी होगी 2, यहाँ पे कितनी होगी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 3, यहाँ पे देखो 2 और 1 3, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, ठीक है, ओके। 3n की वैल्यू बोलो, 3, 6, 6, 9, 9, 9, 12, 12, 12, 24, 12, ठीक है। ये तो ऑलवेज कितने रहेंगे 3 रहेंगे, कोई हो जाए, कोई आ जाए, आंधी आ जाए, बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, टीएम कितना रहेगा 3 ही रहेगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन बताओ भाई, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आनी थी 3 आनी थी, तो 3 के 3 आ गए, कोई रोटेशनल मोशन नहीं, कोई वाइब्रेशन मोशन नहीं, समझ में आ गया। 3 आनी थी, तीनों आ गई, कैलकुलेट कर लेना फॉर्मूले से, वही आएगा। अरे एक अकेला एटम है आपके पास, अकेला एटम है, तो काई का लीनियर काई का नॉन लीनियर, काई का लीनियर काई का नॉन लीनियर, अकेला एटम है आपके पास, यही एक एटम है, ये अकेला खुद का एक एटम, ये एक एटम है। अब ये क्या लीनियर नॉन लीनियर बना सकता है क्या? कम से कम लीनियर बनाने के लिए 2 एटम होने चाहिए, और 2 एटम जब भी होंगे ना वो ऑलवेज लीनियर ही बनाएंगे। 2 एटम जब भी होंगे वो ऑलवेज क्या बनाएंगे, लीनियर बनाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है आपने एक एटम यहाँ जोड़ दिया और बॉन्ड को घुमा के लेके आ रहे हो, एक एटम यहाँ जोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है। बॉन्ड तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 एटम से ऑलवेज लीनियर स्ट्रक्चर ही बनती है, लीनियर ज्योमेट्री ही बनती है, ठीक है। चलो बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आनी थी 6 आनी थी, जिनमें से 3 तो क्या आ गई आपके पास, ट्रांसलेशनल आ गई। अब बताओ रोटेशनल। H2 मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन दूसरे सिरे पे, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कैसा है, लीनियर है। लीनियर के लिए कितनी वैल्यू यूज़ करते हो आप, 2 यूज़ करते हो, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, बताओ ये कितना आ जाएगा 1, अरे सीधा सीधा है। वैसे देखो टोटल 6 होनी चाहिए, तो 3 और 2 5,
5 और ये 1 6 हो गया। फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहिए, यही आएगा HCl। बोलो कैसा है, लीनियर है, वैल्यू कितनी आएगी 2, 3 2 5 ये 1। कैलकुलेट कर लेना आप। 3n - 5 फॉर्मूला क्या होगा 3n - 5। 3n की वैल्यू कितनी है 6, -5 करोगे 1 आ जाएगा। इस फॉर्मूले से Vm के फॉर्मूले से पीछे लिख रखा है अपने, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो H2O कैसा है, नॉन लीनियर। कैसा है, नॉन लीनियर, तो क्या रखोगे Rm की वैल्यू 3 रखोगे। अब 9 होनी है, टोटल 9 रखनी है, तो 3 3 6 और ये क्या आ जाएगा 3 9। ठीक है। CO2 टोटल कितनी आनी चाहिए 9। कैसा होता है, कैसा होता है, लीनियर होता है CO2। O डबल बॉन्ड ये होता है, आप एक्सिस डालोगे तो सारे एटम एक एक्सिस पे आ जाएंगे। ठीक है ना, देखो ये रहा CO2, ठीक गया ना। तो कैसा होता है, लीनियर होता है। जब लीनियर होगा तो Rm की वैल्यू कितनी आएगी, Rm की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 आएगी। 3 2 5 3 2 5 कितना बचा 4 बचा। ठीक है भाई, 5 और 4 9, टोटल 9 होने चाहिए थे। SO2 बताओ कैसा होता है, SO2 लीनियर होता है। SO2 लीनियर होता है क्या, वेरी गुड। जिसने भी लीनियर आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। SO2 लीनियर नहीं होता है, ध्यान रखना भाई। SO2 नॉन लीनियर होता है, इस टाइप से होता है SO2। तो आपने कोई भी एक एक्सिस डाली, उस एक्सिस पे एक ही एटम आ रहा है, सारे एटम नहीं आ रहे, तो नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर होगा तो Rm की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो वाइब्रेशन मोशन में कितने आ जाएंगे 3, अरे ऐड कर लो ना, 3 3 6 टोटल कितने आने चाहिए 9 आने चाहिए, तो ये 9 आ गया। SO3 ये तो खुद नॉन लीनियर होता है, प्लेनर होता होगा, उससे अपने को मतलब नहीं है। कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। तो जब नॉन लीनियर होगा तो Rm की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है। अब 12 होनी है तो 3 3 6 कितनी बची 6 बच गई। तो वाइब्रेशन मोशन कितने आ गए 6 आ गए। BF3 कैसा होता है, प्लेनर होता है। हमें क्या चाहिए, लीनियर चाहिए, लीनियर नहीं होता है। तो लीनियर नहीं होगा तो Rm की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। 3 3 6 ये लो 6। ठीक है। NH3 कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, ये 3 आ गया, क्या आ गया 6। आगे वाले आप बताओगे C2H6 सॉरी C2H4 करो भाई। C2H6 भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, C2H6 भी देख लो आप। ये लो इथेन हो गया आपका, क्या हो गया इथेन हो गया। नॉन लीनियर होता है, कहीं से भी डाल लो आप, सारे एटम एक एक्सिस पे नहीं आ रहे, तो कैसा होता है नॉन लीनियर होता है। ये लो 3 कैसे करो 6 कितने हो गया 18 हो गया क्या। ठीक है। C2H2 C2H2 एक चाहो तो C2H4 का एग्जाम्पल और ऐड कर लेना, बाकी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। C2H2 एसिटाइलिन होती है क्या, एसिटाइलिन। आपने एक एक्सिस पास करी, सारे एटम एक ही एक्सिस पे आ गए, तो कैसा हो गया लीनियर हो गया। लीनियर हो गया तो Rm की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। Rm की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 3 और 2 5 कितने बचे 7 बचे, तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 3n - 5 आती है ना लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल Vm का फॉर्मूला क्या होता है 3n - 5। 3n की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 - 5 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ओके। तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ख़त्म होता है। और भी जो भी एग्जांपल आपको मिले, कार्बोनेट, सल्फोट, सल्फेट, कुछ भी XYZ कुछ भी मिल जाएं, आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओगे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई, पेज के बीच में हेडिंग लगा लेना। मेन जो है इस चैप्टर का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन टर्म पढ़ रहे थे वो यहीं से आएगी भाई। ठीक है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया था,